आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हमने देखा था, जब हम फर्स्ट क्लास में हमने देखा था, हम समझ रहे थे कि किस मॉड्यूल में क्या क्या है। तो ये चैप्टर किस में है? मॉड्यूल 3 में। और इसमें क्या था? फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे 2 यूनिट्स थे। यूनिट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, एनेक्स 2। आ जाओ अब देखो, इधर बातें मत करो। हाँ, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, हमारे जो नोट्स अकाउंट्स होते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तो यूनिट 2 में सीखेंगे। अभी हमें क्या सीखना है? बैलेंस शीट बनाना सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना है और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने सीखना है। ठीक, अगर कंपनी एनपीओ होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी होती है, तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। ठीक, तो अभी आप मेरे साथ सबसे पहले तो फॉर्मेट लिखेंगे। हेडिंग डालो आप सबसे ऊपर, चैप्टर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ऑनलाइन स्टूडेंट भी दोनों लिखेंगे साथ के साथ, ठीक है? कृष और विदिका। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हमें कहाँ पर गिवन है? कंपनीज एक्ट में पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में। और हम पहले पीएनएल नहीं, हम जब क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर पीएनएल बनाएंगे और फिर नोट्स अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, आप अभी तक करते होगे ना, पहले पीएनएल फिर बैलेंस शीट। तो पार्ट 1 में बैलेंस शीट गिवन है, तो पहले बैलेंस शीट, फिर पीएनएल और फिर नोट्स अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो हमें 2 साल की फिगर्स दिखानी होती है ताकि हम कंपेयर कर पाए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में 1 साल की फिगर्स गिवन है तो हम 1 साल का ही इधर कॉलम बनाएंगे और वो उतना ही दिखाएंगे। फर्स्ट हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो आप पहले फॉर्मेट बनाते थे उसमें क्या होता था? हमारे बैलेंस शीट में इधर हम हमारी इक्विटी दिखाते थे, लायबिलिटी दिखाते थे, इधर सारे एसेट्स दिखाते थे और इन दोनों का टोटल इक्वल होना था। अभी इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे? पहले इक्विटी लिखेंगे, लायबिलिटीज लिखेंगे सारी, उसका टोटल, फिर एसेट्स लिखेंगे और उसका टोटल, और यहाँ पर भी दोनों टोटल इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर नंबर 1
शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये जो नंबरिंग में यूज कर रही हूँ ना, आपको भी यही वाले नंबरिंग का यूज करना है। सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल का भी नोट बनता ही है हमेशा, रिजर्व्स का भी बनता ही है। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इतना लिख लिया सबने। अब आपको सबको शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस तो सबने सुना होगा, सबको पता भी होगा क्या होता है। ठीक, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमारे जनरल रिजर्व भी आता है और हमारे स्पेसिफिक रिजर्व्स भी आते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व्स होते हैं और बाकी के जो हमारे लाइक कैपिटल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, वो सिर्फ उन काम के लिए यूज होते हैं, ऐसे रिजर्व जो उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, हम उनको फ्री यूज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक रिजर्व उन स्पेसिफिक काम के लिए यूज होंगे, जनरल रिजर्व फ्री होते हैं। ठीक है, और पीएनएल भी हमारा इसी के अंदर ही आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग नोट 2 में ही हमारा पीएनएल आएगा। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल बना करके लास्ट में निकालेंगे ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो भी कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसके अंदर जा करके ऐड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये दो वर्ड्स आपके लिए न्यू होंगे शायद, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट और दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी आपको पता है, जब आप वो करते थे इशू ऑफ शेयर्स, उसके अंदर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फिर हमारा कॉल होता था फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो अब इसके अंदर एप्लीकेशन मनी तो हमारे पास तभी आ जाता है ना जब हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। लॉ में भी पढ़ेंगे हम ये पूरा प्रोसेस। तो हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो जिन जिन लोगों को हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करना है वो सब हमें एप्लीकेशन मनी तो तभी दे देते हैं। फिर उसके बाद कंपनी जिन लोगों को अलॉट करने होते हैं शेयर, तो अलॉटमेंट मनी मंगवाती है और फिर फर्दर बाकी के कॉल्स मंगवाती है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन मनी तो आ गया है, लेकिन अभी उनकी अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग है। तो ऐसा वाला अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब समझ में आ गया। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अब क्या होता है, हम अपनी कंपनी का शेयर किसी को भी देते हैं, शेयर होल्डर को देते हैं, तो उनको साथ में हम क्या देते हैं, एक शेयर सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, ये चीज भी लॉ में पढ़नी है कि शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, तो जहां पर मेरे को रिलेट, क्योंकि मेरे को ही पढ़ाना है, ठीक है, तो रिलेट थोड़ा बहुत। तो अब शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यहाँ पर जो शेयर सर्टिफिकेट हम देते हैं ना, अगर मैंने आपको दिया तो आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। ठीक, अब दूसरा वर्ड होता है हमारे पास शेयर वारंट। शेयर वारंट होता है हमारा बियरेबल इंस्ट्रूमेंट। बियरेबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे कि मनी, एक 10 रुपए का नोट, सारे हमारे नोट वो क्या होते हैं, बियरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। उस पर किसी का नाम होता है नहीं, जिसका वो होता है, जिसके पास वो होता है वो उसका होता है ना। 10 रुपए जिसके पास है वो उसके 10 रुपए है।
भले ही आपको गिरे हुए मिल गए या किसी ने किसी से चोरी कर लिया, तो जिसके पास है उसके हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम बोलते हैं बियरेबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो है ना इंस्ट्रूमेंट, वो उसका है, उस पर उसका नाम नहीं लिखा। तो शेयर वारंट पे भी, शेयर वारंट भी एक सर्टिफिकेट जैसी ही एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं लिखा, ठीक। तो वो जिसके पास है उसके पास है। अब शेयर वारंट भी ना कन्वर्ट होकर के बाद में वो शेयर में ही कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुए, जब तक वो शेयर वारंट के अगेंस्ट हमने मनी रिसीव करा है, तब तक हम उसे शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे, तब तक हम उसे अलग हेडिंग में दिखाएंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर हो गया? यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी आप इन दो बातों को ना अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि शेयर वारंट क्या है और इसका मतलब क्या है, क्योंकि बाद में रिवाइज करने बैठोगे तो भूल जाओगे। क्या करो, अपनी कॉपी के ऊपर ये जो वो बना है ना ऊपर वाला मार्जिन, उसके अंदर लिख लो कि शेयर वारंट क्या होता है और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है। आपको जो मेरे बोलने से समझ में आया, आपको समझ में आना चाहिए, गलत मत लिखने ना बस। तीसरी हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होती है? लॉन्ग टर्म वाली, है ना, जो अभी मैच्योर नहीं होगी, 12 महीने के बाद मैच्योर होगी। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर एग्जांपल डिबेंचर या फिर पब्लिक डिपॉजिट, और भी बोरिंग हो सकती है, कोई भी उधार हो सकता है जो कि हमने किसी से लिया है और वो लॉन्ग टर्म का है। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये हमारे फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, ठीक। फॉर्मेट के पार्ट में सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, और जनरली मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और इसके ना नोट नहीं होते जनरली। अगर अमाउंट गिवन होगा ना तो डायरेक्ट अमाउंट गिवन होगा और वो उठा करके हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद तीसरा नोट जो बनता है ना हमारा, जनरली वो इसी का बनता है, ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है। मैं जनरली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, हो सकता है लॉन्ग टर्म बोरिंग का भी ना बनाए हम, लेकिन मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे हिसाब से क्या, मैं यही आपको बोलूंगी कि आपको बनाना ही चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी। अगर इसके अंदर सिर्फ एक फिगर है ना तब भी बनाओ, क्योंकि हमें बताना भी तो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो है कौन सी वाली, डिबेंचर वाली है, पब्लिक डिपॉजिट वाली है, और कोई लोन है लॉन्ग टर्म का, तो हमें बताना भी है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग भले ही एक अमाउंट है ना, तब भी उसको ब्रैकेट में लिख करके मत बताना, उसका नोट बनाकर ही बताना। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है। हाँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में ना यहाँ पर देखो ब्रैकेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। इसको डिटेल में तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में ही समझेंगे, लेकिन इन शॉर्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तब होती है जब हमारी अकाउंटिंग इनकम बड़ी होती है और टैक्सेबल इनकम छोटी होती है। हमारे पास दो तरीके की इनकम होती है,
हमारे पास क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होते हैं और टैक्स के ट्रीटमेंट अलग होते हैं, तो अकाउंटिंग के हिसाब से हमारी इनकम अलग निकलती है और टैक्सेशन के हिसाब से हमारी इनकम अलग कैलकुलेट होती है। तो जब ऐसे दोनों का डिफरेंस है और जब अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम से, तब हमारे पास क्या क्रिएट होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम AS 22। ठीक, आगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हाँ जी, अच्छा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो अभी यहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हम कौन से अमाउंट लिखेंगे, जो हमारे बोरोइंग्स में नहीं आएगा, जो हमारे इधर नहीं आएगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी टैक्स में हम ये वर्ड का मीनिंग टैक्स में पढ़ते हैं, क्या आपको पता है ऐसा टैक्स में तो अभी तक नहीं पढ़ा होगा शायद, अभी तो 2-3 क्लासेस ही हुई हैं। तो ग्रेच्युटी जैसे कोई एम्प्लॉय होता है ना, तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पे हम उसको पे करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म का हो गया प्रोविजन, हमें लंबे टाइम के लिए बनाना पड़ेगा ये वाला प्रोविजन, तो इसलिए इस तरीके के प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब सबको पता है, ठीक है, तो वैसे भी प्रोविजन का मतलब जो आपको पता है ना वही ठीक है अभी तक के लिए, और डिटेल में हमें AS 29 में सीखना होगा ये प्रोविजन का मतलब। ठीक, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन जैसे कि ऐसे प्रोविजन जो 12 महीने से ज़्यादा के होंगे, मतलब हमें लॉन्ग टाइम के लिए बना करके रखना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। नंबर 4, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, जैसे हमने लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटी में पहला लिखा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो करंट लाइबिलिटी में पहला क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फॉर एग्जाम्पल कैश क्रेडिट, ठीक है, बी एक लाइन छोड़ देना, बी में 2 लाइन छोड़ देना बी में, फिर सी देखो हमने क्या लिखा था, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो यहां पर क्या आएगा सी में, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब। अब ऊपर डी में क्या लिखा था हमने, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो यहां डी में हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ,
तो अब सोच कर ये बताओ कि यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास करंट लाइबिलिटी में। हाँ, जो बी में आना चाहिए और क्या रह गया, बहुत ही कॉमन सी करंट लाइबिलिटी है, सोचो। यहाँ पर आएगा ट्रेड पेएबल, है ना, ट्रेड पेएबल ही रह गया था करंट लाइबिलिटी में, बताओ, बहुत कॉमन लाइबिलिटी है ना करंट। अब इसके अंदर हम ट्रेड पेएबल में हम क्या क्या लिखेंगे, दो चीजें आएंगी ट्रेड पेएबल में, एक तो हमारे क्रेडिटर्स आएंगे और दूसरा बिल्स पेएबल आएंगे। बिल्स पेएबल पता है ना सबको क्या होता है, ठीक। अब ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई पूरी, टोटल कर दो और एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट, नंबर 1 नॉन करेंट एसेट, ए में पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आएंगे, हमारे सारे के सारे टैंजिबल एसेट्स आ जाएंगे, जैसे कि क्या, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, सब सारे टैंजिबल एसेट्स हमारे कहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएंगे। नंबर 2 इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल और इनटैंजिबल में क्या डिफरेंस होता है, तो इनटैंजिबल एसेट्स की एग्जांपल कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ये सब इनटैंजिबल एसेट्स। नंबर 3 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और नंबर 4 इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चलो पहले लिख लो फिर बताती हूँ। अब नॉन करेंट एसेट में आपको पीपीई पता लग गया, इंटेंजिबल एसेट्स पता लग गया। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, ऐसे टैंजिबल एसेट्स जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी बने नहीं है, ठीक है, ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो इन दोनों को भी हम अलग अलग करके दिखाएंगे। तो पहला हेडिंग इसमें होगी, अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 नहीं, 2 नहीं आएगा, बी आएगा, बी, बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर सी डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये भी अगेन AS 22 में, और ये कब क्रिएट होता है, जब हमारी अकाउंटिंग इनकम छोटी होती है टैक्सेबल इनकम से। डी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ई अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स।
डन। अब इसके अंदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है और लंबे समय के लिए करी है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स पता लग गया, AS 22 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट क्या होता है, जब अकाउंटिंग इनकम छोटी टैक्सेबल इनकम बड़ी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिया है, हमने किसी को एडवांस दिया है। और अदर नॉन करेंट एसेट, जो बच गया, जो कहीं नहीं आया, वो यहाँ पे। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास नंबर 2, करंट एसेट्स। A, current investments, for example marketable securities, ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड कम होता है ना। तो करंट इन्वेस्टमेंट। फिर B, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी आएगी, WIP वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री भी आएगी, फिनिश गुड्स भी आएंगे, स्टॉक इन ट्रेड भी आएंगे, और लूज टूल्स, याद रखना है हमेशा, लूज टूल्स भी हम कहाँ लिखते हैं, इन्वेंट्री के अंदर ही लिखते हैं। और फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी यहीं पे आते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आ जाएंगे, डेटर्स और बताओ बिल्स रिसीवेबल। D, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसके अंदर क्या आएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। क्या आपने फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा है बैंक में, वो भी यहाँ पे आ जाएगा? नहीं, फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो करंट एसेट में नहीं आएगा। कौन सा कैश एट बैंक, हमारे करंट अकाउंट वाला, E, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, F, अदर करंट एसेट, जैसे कि एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब। हाँ, और टोटल। बैलेंस शीट समझ में आ गई, बैलेंस शीट के अंदर सारे पॉइंट्स हमें समझ में आ गया, हर एक वर्ड का मतलब हमें पता लग गया। अब चलते हैं P&L पे। पार्ट टू ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बनाते हुए ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है हमें। हाँ, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब पीएनएल कैसे बनाते थे हम लोग, इधर क्या लिखते थे, सारी इनकम्स, और इधर क्या लिखते थे, सारे एक्सपेंस। तो हम इस फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे सारी इनकम, इनकम दो में पार्ट डिवाइड करेंगे, एक तो हमारी सेल्स और दूसरी अदर इनकम, और नीचे हम सारे लिख देंगे एक्सपेंसेस लिख देंगे। पहला क्या होगा हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो कंपनी सेल करेगी वो तो आएगा ही, साथ में सेल ऑफ स्क्रैप भी यहीं पे आएगा। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंपनी इनकम होगी वो सब यहाँ पे, ठीक। फिर हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। दूसरी साइड क्या है हमारे पास, नंबर 4, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में ए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। बी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, हमने ऊपर भी लिखा था इन्वेंट्री बैलेंस शीट बनाते टाइम, यहाँ भी हम लिख रहे हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, स्टॉक है, और स्टॉक क्या होता है, जिसके अंदर बिजनेस डील करते हैं वो स्टॉक होता है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर आगे सी, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ, चेंज इन इन्वेंट्री, यहाँ पर इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी आ सकती है, WIP की भी, और स्टॉक इन ट्रेड की भी। और चेंज इन इन्वेंट्री निकलता कैसे है, चेंज इन इन्वेंट्री निकलता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ चेंज इन इन्वेंट्री करते टाइम हमने यहाँ रॉ मटेरियल को क्यों नहीं इंक्लूड किया, चेंज निकालने के लिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने के लिए।
हमने चेंज पॉइंट नंबर सी में चेंज इन इन्वेंट्री जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर सिर्फ फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड लिया, रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिया? क्योंकि रॉ मटेरियल ऊपर कर दिया है, ठीक है, रॉ मटेरियल चेंज तो यहीं पे भी निकल गया ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम, तो इसलिए ऊपर कर दिया है वो। आगे डी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंस आएंगे जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि फिर वेजेस नहीं आएंगे, वेजेस भी आएंगे, सैलरी भी आएगी, और कुछ भी जो भी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दिया है ना वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो सैलरी, वेजेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें आ जाएंगी, बोनस, सब कुछ, ठीक। फिर ई, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट इसके अंदर आता है इंटरेस्ट पेड, जो भी इंटरेस्ट हमने पे किया हो, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया हो, कोई भी लोन का इंटरेस्ट पे किया हो, तो इंटरेस्ट पेड आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। एफ, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? हाँ, तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, दोनों का मतलब ये होता है वैल्यू का कम होना, लेकिन जब टैंजिबल एसेट में वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इनटैंजिबल एसेट में जब राइट ऑफ होता है तो वो होता है अमोर्टाइजेशन। एफ के बाद जी, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस बाकी जितने भी एक्सपेंसेस बच गए वो सारे यहाँ पे, जैसे बहुत सारे बच गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बच गया, कैरियज ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बच गए, फ्रेट एक्सपेंसेस बच, वो सब कुछ अदर एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर हम फिर क्या कर देंगे, टोटल ऑफ एक्सपेंस कर देंगे। और हमारा फिर क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे जो ये फिगर निकल के आ गया लास्ट में करंट ईयर का, ये अब कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस में, पीएनएल के ओपनिंग बैलेंस में जाकर के वो ऐड हो जाएगा। समझ आया? यहाँ पर हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। अगर सपोज हमारे पास टैक्स कुछ भी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट। फिर उसके बाद ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट जो हमारा बैलेंस शीट है ना, हम पहले क्या करते थे, प्रॉफिट को कहाँ ऐड कर देते, कैपिटल में ऐड कर देते थे ना, नेट प्रॉफिट को। वैसे ही ये जा करके बैलेंस शीट में इस वाले फॉर्मेट में जो हमने बनाया क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर एक हमारा पीएनएल भी इसी के अंदर जाता है। जब इसका नोट बनाएंगे अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का, तो पीएनएल का जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसमें जाकर के हम अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर जो करंट ईयर का निकल के आया वहाँ पे जाकर ऐड कर देंगे। अगर ये नेगेटिव में आएगा तो उसी को माइनस में कर देंगे और हमारी बाद की फिगर नेगेटिव में आ सकती है। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या शुरू हो जाता है हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स आते जाएंगे सारे यहाँ पे लाइन से 1 2 3 4।
बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, पीएनएल के फॉर्मेट में। किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन। वैदे और क्रिश? नो मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिविडेंड। डिविडेंड पॉइंट नंबर 1, डिविडेंड मीन्स, अभी हम यहाँ पे कोई हम कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, हम जनरली लिख रहे हैं। तो डिविडेंड मीन्स फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, दोनों चीज़ें। ठीक, जब हम ये डिविडेंड पे करेंगे ना, पे करेंगे, तब हम इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर लिखा होगा ना डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह फुट नोट में दिखाएंगे। हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर में अभी सिर्फ 4 महीने गुजरे थे, और साल के बीच में हमने बोला हमें डिविडेंड पे करना है। कंपनी को ना बहुत ही मस्त एकदम बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था, कंपनी ने बोला हम तो अभी डिविडेंड पे करेंगे। तो कंपनी के बीच में कभी साल के बीच में कभी भी कंपनी ने अगर अनाउंस करा कि हम डिविडेंड पे करेंगे और उसके कुछ दिनों में पे भी कर दिया, तो वो क्या हो गया, इंटरिम डिविडेंड। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी बुक्स खत्म होती है कुछ टाइम के बाद हमारा वो क्या होता है, बुक ऑथराइज होती है। तो उस टाइम के पीरियड में हमने डिविडेंड को प्रपोज किया, हमने बोला कि हमने डिक्लेयर करते हैं कि हम 12% डिविडेंड पे करेंगे। तो इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड डिक्लेयर करना हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी के तरह फुट नोट में शो करेंगे। ठीक है, जब वो प्रपोज डिविडेंड अगले साल हम पे करेंगे ना, एक्चुअल में पे करेंगे, तब हम उसका फिर ट्रीटमेंट करेंगे, तब फिर वो अमाउंट हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस से कम होगा और फिर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है ना, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन पेड अप कैपिटल। Dividend is always paid on paid up capital. दो कॉल्स होती हैं, एक तो हम क्या बोलते हैं, एक होती है कॉल्ड अप और एक होता है पेड अप। अब एक शेयर था 100 रुपये का, ठीक, तो उसके अंदर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। एप्लीकेशन पे हमारे पास 30 रुपये आ गए, फिर अलॉटमेंट पे 40 आने थे, फिर 30 आने थे। तो हमने कॉल ना सारा कर लिया था, अमाउंट पूरा 100 रुपये कॉल कर लिया था, बट शेयर होल्डर ने हमें पे कितना किया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये पे किया है। तो हम जब डिविडेंड पे करेंगे, अगर सपोज हमारा डिविडेंड है 10%, तो जब हम डिविडेंड पे करेंगे तो इस 70 को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी पे 10% निकालेंगे। मतलब हम किस पे निकालेंगे, पेड अप कैपिटल पे, कॉल्ड अप पे नहीं, पेड अप पे निकालेंगे। डन। तीसरा, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। हमने एक रिजर्व
क्रिएट करके रखा है, हमने अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करके रखा है किसी और चीज़ के लिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम वहाँ से डिविडेंड पे कर सकते हैं? हम नहीं पे कर सकते, हमें सिर्फ कहाँ से पे करना होगा? जनरल रिजर्व से, फ्री रिजर्व से। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 4, कंपनीज ब्रैकेट डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स। दो 2014 rate of dividend shall not exceed average rate of three preceding years. Rate of dividend shall not exceed average rate of 3 preceding years. यहाँ पर हमने पिछले साल यहाँ 10% पे किया था, यहाँ 12% पे किया था, यहाँ फिर से 10% पे किया था। क्या हम इस साल 25% डिविडेंड पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा रेट ऑफ डिविडेंड एक्सीड नहीं कर सकता पिछले 3 साल के एवरेज से। डी पॉइंट, टोटल अमाउंट withdrawn from profits shall not exceed 1/10 of paid up capital plus free reserves. Total amount withdrawn from profit shall not exceed 1/10 of paid up plus free reserve. C point से पहले लिखो the amount withdrawn shall be first utilized to set off current year losses. If any. C. Balance reserve after withdrawal shall not be less than 15% of paid up capital. बी पॉइंट क्या था? टोटल अमाउंट जो हम विड्रॉ करेंगे हमारे प्रॉफिट से, वो अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किससे? 1/10 ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। और जो हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ना,
वो अमाउंट सबसे पहले यूटिलाइज होनी चाहिए अगर करंट ईयर में कोई लॉस हुआ है तो। हम लॉस की सिचुएशन पे भी डिविडेंड पे कर सकते हैं। ये डिविडेंड डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी के किसी भी ईयर में लॉस हुआ है ना, तो कंपनी रिजर्व से पैसा निकाल करके डिविडेंड पे कर सकती है, अलाउड है एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर कंपनी ना करना चाहे तो कंपनी नहीं भी कर सकती, ठीक है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है ये चीज़। लेकिन अगर कंपनी ने सपोज पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करी थी, इस साल क्या हुआ, कोविड आ गया और कंपनी ने लॉस इनकर कर दिया, तो लॉस इनकर कर दिया, तो अब जब कंपनी डिविडेंड पे करना चाहेगी, क्योंकि कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि वो हर साल पे करती है अपना डिविडेंड, तो सबसे पहले क्या करेगी, वो सेट ऑफ करेगी अपना लॉस और फिर उसके बाद पे करेगी डिविडेंड। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, बैलेंस रिजर्व आफ्टर विड्रॉल शेल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। हमारा जो रिजर्व फिर बच रहा है वो 15% ऑफ पेड अप से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये हमने कंडीशंस क्यों बनाई है, ताकि हमारे पास ना हम पूरा का पूरा पैसा निकाल के डिविडेंड ना पे कर दे, हमारे पास रिजर्व बचा रहे। हमारे पास वो कंडीशन तभी दी गई है कि आपको ये कंडीशंस पूरी करनी है, इन कंडीशंस को पूरा करते हुए ही आप डिविडेंड पे कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन करें एक इसके ऊपर, इलस्ट्रेशन 1 लिख लिया ना पूरा, कुछ बचा तो नहीं है? ये सब जो ये थ्योरी दी है ये सब हम लॉ में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। ये जो एग्जाम्पल्स गिवन है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले अभी इलस्ट्रेशन 1। ड्यू टू inadequacy of profit during the year ended 31st March 2022 एक्स, हमें देखो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट करने हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अलग से दे दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद कोई एग्जाम में मतलब टेस्ट वगैरह में बाकी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है हमारे पास मॉड्यूल तो कंप्लीट करना है, मॉड्यूल ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सारे टीचर्स जो बुक बनाते हैं ना वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस उठा करके बुक में डालते हैं, वो वहीं से आते हैं। तो मॉड्यूल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बल्कि सारे सब्जेक्ट में सबसे पहले तो मॉड्यूल ही कंप्लीट करना है, फिर आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर, तब जाकर के पूरी तैयारी होती है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 1, ड्यू टू inadequacy of profit during the year ended 31st March XYZ proposes to declare 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। अब वो कितना परसेंट डिविडेंड पे करना चाहते हैं? 10%। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the amount that can be utilized from general reserve according to company's declaration of dividend rules 2014। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग वो जो 3 कंडीशंस दिए हम उसको चेक करेंगे। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, 17,500 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, 17,50,000, 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप 80 लाख, जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 25 लाख, कैपिटल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 3 लाख, रीवैल्यूएशन रिजर्व 3,50,000, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 3 लाख, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स हैज बीन 12%। पहली कंडीशन तो हमें ऐसी दिख गई, एवरेज निकाल के दे रखा है ऑलरेडी इन्होंने, पिछले 3 साल का 12% है, तो हम 10% डिविडेंड, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई। हमें सेकंड और थर्ड भी देखनी है अब इसके बाद। अब करो सॉल्यूशन। कंडीशन 1, कंडीशन 1, 10% डिविडेंड can be declared since
it is not exceeding, since it is not exceeding average rate of 12%. Condition number 2. कंडीशन नंबर 2 पढ़ के बताओ क्या लिखी हमने। तो पहले हम टोटल अमाउंट निकालेंगे और फिर मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी निकालेंगे हम, RHS भी निकालेंगे हम, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अब क्या है, कंपनी wants to declare डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड लिख लेना है यहाँ पे, इक्विटी डिविडेंड। कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड, और इक्विटी डिविडेंड कंपनी का कितना बनता है, 80 लाख पे 10%, 80 लाख पे फुली पेड अप पे 80 लाख पे 10%, 10% ऑफ 80 लाख तो 8 लाख। अब हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट अवेलेबल कितना है। प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास कितना है, प्रॉफिट कितना आया था 3 लाख, तो प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 3 लाख। नेट प्रॉफिट 3 लाख है ना, तो प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास कितना है 3 लाख। अब हमारे पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस दी जाती है तो जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आए इस साल का, उसमें से सबसे पहले तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो इसमें से सबसे पहले तो हमें माइनस करना पड़ेगा उतना अमाउंट, 17,50,000 का 9%, समझ में आया। तो 17,50,000 का 9% बताओ, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस करने के बाद 142500। हाँ, तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना बचता है, ठीक है। अब हमें ना इस चीज से क्या पता लग गया है कि फ्री रिजर्व टू बी यूटिलाइज 8 लाख माइनस 14657500। लिख लिया यहाँ तक, एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी कंडीशन नंबर 2 क्या थी, जितना अमाउंट आप विड्रॉ करोगे फ्री रिजर्व से वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/10 ऑफ क्या था, पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, ये हमारी कंडीशन थी ना। अब कितना अमाउंट हम निकाल रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ कितना कर रहे हैं, इतना है ना। हमें कंपनी ने डिविडेंड पे करना था 8 लाख, कंपनी को 8 लाख की ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन कंपनी के पास प्रॉफिट 3 लाख का था, और उस 3 लाख में से कंपनी को डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को भी पे करना था, तो कंपनी के पास जो अल्टीमेटली प्रॉफिट बच गया था वो इतना बच गया था। तो अब क्योंकि इतने पैसों की ज़रूरत है, इतना तो प्रॉफिट में से आ जाएगा, तो हम अमाउंट विड्रॉ रिजर्व से विड्रॉ कितना करना हमें पड़ेगा, इतना विड्रॉ हमें रिजर्व से करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक साइड निकल के आ गई। अब हमें दूसरी साइड निकालनी है। दूसरी साइड क्या है, 1/10 ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, तो 1/10 प्लस पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। तो इसमें पेड अप, टोटल पेड अप हमारे पास कितना है बताओ, 1750 प्लस 80,
फ्री रिजर्व हमारे पास कौन से? जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है। क्या कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व है? नहीं। क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व है? नहीं। तो ये दोनों फ्री रिजर्व नहीं है। तो हमारे पास सेकेंड कंडीशन में इन तीनों का क्या करना है? 1/10 करना है। एक बार मेरे को अमाउंट बताना। 1/10 ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। अब सबके अमाउंट बताओ। पेड अप कितना कितना था? अच्छा ठीक है, 1750 प्लस 80 प्लस 25 लाख। 1750 प्लस 80 प्लस 50 लाख। वो डाउनलोड कर लो ना तब तक PDF अपने अपने फ़ोन में। नहीं, क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट कर लेना डाउनलोड। हाँ, तो 1750 80 प्लस 25 लाख है। 50 नहीं 25 लाख है। इसका 1/10 ऑनलाइन स्टूडेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो बता सकते हैं आंसर। कैलकुलेटर वगैरह लेकर बैठा करो क्लास में। 12,25,000 1/10 निकालने के बाद। ठीक है, तो अब क्या ये अमाउंट इससे एक्सीड कर रहा है? क्या ये वाला अमाउंट इससे एक्सीड कर रहा है? 6,57,500। ये है 12,25,000। तो ये अमाउंट इससे एक्सीड नहीं कर रहा, तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो लिख लो यहाँ पे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व इज नॉट एक्सीडिंग 1/10 ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। लास्ट लाइन लिख लो, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल फ्री रिजर्व, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व is not exceeding 1/10 of paid up and free reserve. Done. Condition number 3. कंडीशन नंबर 3 क्या थी? पढ़ो पीछे से। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बैलेंस रिजर्व। हाँ, अब बैलेंस रिजर्व का मतलब क्या हो गया? जो हमने फ्री रिजर्व में से अमाउंट विड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो अमाउंट बचा वो, उसको किसके साथ हम कंपेयर करेंगे? 15% ऑफ पेड अप के साथ। बैलेंस रिजर्व आफ्टर विड्रॉल शेल नॉट एक्सीड, एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसको वैसे लिख दो, शेल नॉट एक्सीड, शेल नॉट एक्सीड नहीं, शेल नॉट बी लेस देन। हाँ, शेल नॉट बी लेस देन, एक्सीड नहीं आएगा वर्ड। शेल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो बैलेंस रिजर्व तो पहले निकालो, सबसे पहले तो बैलेंस रिजर्व, टोटल रिजर्व कितना था हमारे पास? जो टोटल जनरल रिजर्व कितना था? 25 लाख। 25 लाख में से हमने यूटिलाइज कितना करा? 6,57,500। अब एक बार मेरे को सारे अमाउंट, 25 माइनस 6,57,500 कितना आया? दूसरा साइड निकालो, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। 17,50,000 प्लस 80 लाख,
17,50,000 प्लस 80 लाख। 62,500। ठीक है, तो अब ये लेस नहीं है इससे, ये अमाउंट ज़्यादा है और ये अमाउंट कम है, तो हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। लिख लिया? लास्ट में एक लाइन लिख लो, सिंस all the three conditions are satisfied, the company can withdraw 6,57,500 from accumulated reserve as per declaration and payment of dividend rule 2014। कर ले एक और क्वेश्चन, एक और, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया कंडीशन, ठीक है। आगे ऑनलाइन आपको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैम एक बार कंडीशन नंबर 2 दिखा दीजिए ना। कंडीशन नंबर 2, यस मैम। कहीं पर भी डाउट हो ना, मतलब तभी मेरे को रोक करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके मैम। समझाना है इसमें कुछ? नहीं नहीं मैम। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट and statement of P&L from the following trial balance of Hariya Chemical Limited for the year ended 31st March 2021। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक सी चीज कि डेबिट साइड पे कौन सी दो बातें होंगी यहाँ पे, एसेट्स
और एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पर कौन सी दो चीज़ें होंगी? रेवेन्यू इनकम और लाइबिलिटी। हमें क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करना होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन कौन सी नहीं लिखनी। नहीं पता लग रहा तो एज इट इज़ जो लर्न कर रहे हैं पूरा फॉर्मेट लिख दो और फिर सारी फिगर्स जो आ रही है लिख दो, बाकी की जगह ब्लैंक छोड़ दो, उसमें नील कर दो, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में ये होता है, जैसे कि बैलेंस शीट में हमारे पास करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, उसके अंदर उस वाले के अंदर वो जो 4-5 पॉइंट थे, तो उसके अंदर जो जो गिवन है आप उतना लिखोगे, जो नहीं गिवन वो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, लिख करके नील कर दिया तो वो भी करेक्ट है, वो ट्रीटमेंट भी करेक्ट है। और पीएनएल का फॉर्मेट तो एज इट इज़ वही। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, जो हमने फॉर्मेट लिखा है ना वो एज इट इज़ लर्न करना है, मतलब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए चीज़ें। 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने फॉर्मेट था ना, कहाँ गया फॉर्मेट? अब यहाँ पर फॉर्मेट में ये सब नंबर 1 पे शेयर होल्डर फंड्स ही आएगा और उसमें ए शेयर कैपिटल और बी रिजर्व्स एंड सरप्लस और सी ए, ठीक है। ये ए बी सी आगे पीछे नहीं होंगे, ठीक है। अब सी क्या है, जनरली होता नहीं है, और ये वाली 2 वाली हेडिंग भी जनरली नहीं होती है, कुछ भी अमाउंट गिवन नहीं होता। तो आपकी मर्जी है, लिख करके आप नील डाल दो या फिर ये लिखो ही मत, ठीक। फिर उसके बाद से फिर ये नंबर 3 पे नॉन करेंट लाइबिलिटी, अगर ये नहीं है तो फिर यही नंबर 2 बन जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद ये, ठीक है, फिर ये भी वैसे मैं बोलूँगी इसको भी ए बी सी डी पे जो लिखा है ए बी सी डी पे ही रहने दो, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमें ए याद रखना है, बी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसके अंदर जैसे सपोज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो नंबर ए पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे, नंबर बी पे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम करंट लाइबिलिटी में भी फॉलो होगा, और एसेट में भी पहले नॉन करंट एसेट आएगा और दूसरे नंबर पर करंट एसेट आएगा। ये नहीं कि पहले नंबर पे करंट एसेट लिख रहे हैं और दूसरे नंबर पर नॉन करंट एसेट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको इसी तरीके से याद करना है। वैसे ही पीएनएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू और फिर हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में क्या है ना, यही है, ए से लेकर जी तक इतने ही है, ठीक है। तो ए से लेकर जी तक आप पूरा फॉर्मेट याद करो और फॉर्मेट बनाते टाइम पूरे लिख दो, सारे लिख दो। फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो और फिर जो जो है अमाउंट गिवन है वो सारे लिख दो नोट बना करके, ईजी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मत सोचो कि क्या है क्या नहीं है, आप ना लिख दो सारे, ठीक। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, ठीक। फिर टोटल एक्सपेंस आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हम अपने सारे नोट्स टू अकाउंट्स शुरू करेंगे और जैसे जैसे हमारे नोट्स टू अकाउंट्स बनते जाएंगे फिर एक एक करके हम ऊपर फिल करते जाएंगे, है ना। बैलेंस शीट तो पहले बनेगी ही नहीं क्योंकि हम बना नहीं सकते, इसको टोटल कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारा पीएनएल नहीं बनेगा और प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट नहीं आएगा। तो पहले अमाउंट पुट अप कर लेंगे सारी, पीएनएल बनाएंगे, पीएनएल का टोटल करके प्रॉफिट निकालेंगे, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाके उसको अमाउंट को डालेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल निकलेगा, फिर वो टोटल यहाँ पे आएगा और फिर बैलेंस शीट टैली होगी। ये पूरा तरीका है, प्रोसेस है। हाँ, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, इन्वेंट्री, फर्नीचर, डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है? हाँ, डिस्काउंट अलाउड है। लोन टू डायरेक्टर, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, कमीशन, मटेरियल कंज्यूम, प्लांट एंड मशीनरी, रेंटल, करंट अकाउंट, कैश, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्सचर, वेजेस, कंज्यूमेबल, फ्री लैंड, यहाँ पर ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, डीलर एड्स, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड, डिबेंचर इंटरेस्ट,
ठीक। और हमारे लाइबिलिटी साइड पे इक्विटी शेयर्स, कैपिटल, 11% डिबेंचर, बैंक लोन, ट्रेड पेबल, सेल, रेंट रिसीव, ट्रांसफर फीस, पीएनएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ मशीनरी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक ही गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021 8,23,000। हमें ये पता होना चाहिए कि जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता है उनका 2 बार होता है। ठीक, अब चलो बनाओ, शुरू करो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, पीएनएल का फॉर्मेट बनाना है पूरा, फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। कब से कितने बजे से पढ़ रहे हो? आप बताओ, अभी करना है, नेक्स्ट क्लास में करना है? नेक्स्ट क्लास में करना है तो एक काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को तो आके बनाना ही पड़ेगा फॉर्मेट, इतना टाइम लग ही जाएगा। एक काम कर सकते हैं, आप क्वेश्चन ट्राई करके आ सकते हो घर पे, इलस्ट्रेशन 3 ट्राई कर सकते हो घर पे, ठीक है। फिर ये होमवर्क हो गया आपका। अगर सबसे हो गया तो हम नहीं स्किप कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम करेंगे, किसी एक का भी रह गया तो हम करेंगे फिर सॉल्व, ठीक है। हाँ